हेलो सभी को नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी पर स्वागत है। ठीक है, तो चलिए जी, अब हम लोग करते हैं। हाँ जी, हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो विकास के डेवलपमेंटल टेक्निक्स के यानी कि अप्रोच, जिसको क्या बोलते हैं, उपागम बोलते हैं भाई। हिंदी में तो उपागम बोलते हैं। खैर, ये हिंदी वाले जो शब्द हैं वो आपको समझ में शायद कम ही आए, तो इसको टेक्निक्स, आप टेक्निक्स कह सकते हो, अप्रोचेज कह सकते हो। दो ही अप्रोचेज है बस, और इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये एग्जाम के अंदर आ सकती हैं क्योंकि ये डेवलपमेंटल की अप्रोचेज है ये। ठीक है, और एक तो है क्रॉस सेक्शन स्टडी और एक होती है लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी। एक तो है जी क्रॉस सेक्शनल, एक है लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी। तो ये क्रॉस सेक्शनल क्या होती है? क्रॉस का मतलब है तुलनात्मक अध्ययन, इसका उदाहरण है। जैसे हम तुलना में अध्ययन करते हैं ना, ये ज़्यादा बढ़िया है, ये ज़्यादा बढ़िया है, हम तुलना करते हैं ना कि ये ज़्यादा बढ़िया है या वो ज़्यादा बढ़िया है। ये अलग अलग ग्रुप के बच्चों को एक समय पर स्टडी कराते हैं। भी क्रॉस सेक्शनल का मैं आपको आसान और सीधे भाषा में समझा देती हूँ। जैसे मान लो आपने बच्चों को ये 3 ग्रुप बना दिए, आपने बच्चों के क्या बना दिए, 3 ग्रुप आपने बना दिए। ठीक है, और आपने ये कहा कि भाई इस ग्रुप को भी ये जो कल तक ये पूरा 2 लेसन याद होने चाहिए, इस ग्रुप को भी याद होने चाहिए, इस ग्रुप को भी कल तक 2 लेसन याद होने चाहिए, और इस ग्रुप को भी 2 लेसन याद होने चाहिए। और आप तीनों को अगले दिन ऑब्जर्व करोगे, है ना, आप तीनों को अगले दिन ऑब्जर्व करोगे। अब आप देखोगे क्या इसने 2 लेसन कर लिए, क्या इसने 2 लेसन कर लिए, क्या इसने 2 लेसन कर लिए। तो ये अलग अलग ग्रुप के बच्चों को एक ही टाइम पर स्टडी करवाते हैं। आपने बच्चों को कोई टास्क दे दिया, कोई भी टास्क दे सकते हो भाई, ये काम तुम्हें करना है, और आपने बच्चों के इस तरह से अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं, और आप सभी को क्या करते हो, ऑब्जर्व करते हो, सभी को देखते हैं कि क्या ये कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो ये अलग अलग ग्रुप के क्या होगी, स्टडी होगी एक ही समय पर। फिर अलग अलग सैंपल लेते हो आप इसके लिए, है ना, ये बच्चे अलग हैं, ये अलग हैं, ये अलग हैं, सब बच्चे अलग अलग हैं भाई। ठीक है, सामाजिक स्तर पर क्या चेंज आया, ठीक है ना, और ये देखते हो कि इन बच्चों के अंदर सोशल लेवल पर क्या चेंज आया है। अलग अलग ग्रुप के बच्चों को आप लोगे, है ना, अलग अलग ग्रुप के बच्चों को आप देखोगे कि इन बच्चों ने कैसा किया, उन बच्चों ने कैसे किया, फलाने बच्चों ने कैसे किया। तो इनका अलग अलग आपने सैंपल ले लिया, और सोशल लेवल पर इनके अंदर चेंज क्या आया। ठीक है, फिर ये क्या होता है, ये सस्ता होता है, क्योंकि आपने तो उन बच्चों का ऑब्जर्व कर लिया और बात खत्म, नक्की हो गई बात, है ना। हम लोग ऐसे करते हैं ना, हम क्लास के अंदर क्या बनाते हैं, जैसे आपने कभी किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास के अंदर 4 ग्रुप बना देते हैं, और ये बोलते हैं भी देखेंगे चारों ग्रुप में से किसके अच्छे नंबर आएंगे। या आप 4 लड़कों को ले सकते हो क्लास के अंदर, 4 लड़कों को, है ना, तो आप ये देखते हो कि इनके अंदर चारों में से किसके अच्छे मार्क्स आएंगे, है ना, आप लोग ये देख रहे हो। तो ये क्या है, ये आपने अलग अलग बच्चों को एक ही समय पर आप स्टडी कराते हो। आप चारों बच्चों को पढ़ा रहे हो, आप तो चारों लड़कों को पढ़ा रहे हो, लेकिन आपने उन चारों को पहले ही बता दिया भाई देख लो, मैं ये देखूंगा कि जब तुम्हारा एग्जाम होगा तो तुम चारों में से कौन टॉप पर आएगा। तो ये आपका क्या है, ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी है। इस स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडी इसको हम लोग बोलते हैं। समझ में आई बात? ये स्टडी किस प्रकार की है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये सस्ता होता है, बेसस्ता तो अपने आप होगा, इसमें कोई रुपया दिला थोड़ी ना लगना है। आपने बस ग्रुप बना दिया और आपने स्टडी कर ली, बात खत्म। उसके बाद देखो अगला हमारा कौन सा है, अगला हमारा उपागम यानी कि अप्रोच क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी यानी कि लंबवत अध्ययन, यानी कि क्या है, लंबवत अध्ययन। इसमें एक ही ग्रुप पर अलग अलग समय में स्टडी करते हो। जैसे मान लो एक लड़का है, अब मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं, आपको फटाक से समझ में आ जाएगा। एक लड़का है, जब वो लड़का 5 साल का था तो आपने उसके ऊपर स्टडी की थी कि लड़के के सोचने का तरीका कैसा है, वो पढ़ाई के अंदर कैसा है, अपनी जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है उसके अंदर वो होशियार है या नालायक है ना, वो लड़का बात करने में कैसा है, वो क्या किसी पीयर ग्रुप के अंदर मिलकर खेलता है, नहीं खेलता है। आपने उस लड़के के बारे में, 5 साल के लड़के के बारे में जाना। फिर वो लड़का हो गया जी 8 साल का।
वो लड़का कितने का हो गया, 8 साल का। तो आप अब आपने 8 साल उसी लड़के का, जो सेम 5 साल के लड़के का आपने अध्ययन किया था ना, उसी का 8 साल की उम्र में फिर से आप उसका अध्ययन कर रहे हो। फिर वो लड़का हो गया धीरे धीरे मान लो 12 साल का, फिर अध्ययन कर रहे हो। फिर हो गया लड़का जी 16 साल का, फिर आप उसके ऊपर अध्ययन कर रहे हो। तो एक ही लड़के पर लगातार आप 4-4 5-5 साल में अध्ययन कर रहे हो। ये देख रहे हो कि लड़के के अंदर चेंजेज क्या क्या आए, उसके सोचने का तरीका कैसे हुआ, उसके उसके अंदर जो फिजिकल चेंज क्या क्या है, उसके अंदर कॉग्निटिव चेंज क्या क्या है, सोशल चेंज क्या है, इमोशनल चेंज क्या है, मोरल चेंज क्या है। आपने सभी प्रकार के चेंजेस के बारे में एक ही लड़के को देख रहे हो आप लोग। आप इसी तरह ग्रुप भी बना सकते हो, ग्रुप भी तो बना सकते हो। मान लो आपने ग्रुप बना दिया जी, आपने एक ग्रुप के बच्चों को देखा और वो बच्चे जो है बिल्कुल जब 3 साल की उम्र से आपके स्कूल के अंदर आ रहे हैं, आपने देखा कि उस ग्रुप के अंदर 3 बच्चे हैं। वो 3 साल की उम्र में वो बच्चे कैसे आए थे? उसके बाद आपने ये देखा कि जब वो बच्चे 8 साल के हो गए तो आज कैसे हैं? फिर आपने देखा कि वो बच्चे 10 साल के हैं, फिर कैसे हैं? फिर आपने देखा कि अब वो 14 साल के कैसे हैं, फिर देखोगे 16 साल के कैसे हैं। तो आप एक ही ग्रुप के ऊपर, एक ही बच्चे के ऊपर भी कैसे भी कर लो। चाहे आप ग्रुप में कर लो, चाहे इंडिविजुअली कर लो, वो एक अलग मैटर है, वो आपकी इच्छा है। तो यहाँ पर क्या होगा, लंबवत अध्ययन होगा, एक ही बात का लंबवत अध्ययन होगा। तो सैंपल सेम होगा, सैंपल को चेंज थोड़ी ना करोगे। एक ही लड़का है, एक ही ग्रुप है, एक व्यक्ति के लेवल में क्या चेंज आया ये बता करना पड़ेगा। फिर ये महंगा होता है भाई। आप कहोगे मैडम महंगा कैसे? अरे एक ही बच्चे का आप 15-16 साल तक अध्ययन कर रहे हो तो आपके लिए ये महंगा पड़ेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, लगातार स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है ना? तो ये क्या होता है, ये महँगा होता है। ये तो मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई है भई। महँगा का मतलब आप कहोगे मैडम देखने में क्या पैसा लगेगा? भई कई बार बहुत सी टेक्निक्स भी यूज़ करनी पड़ती है, इनके लिए पैसा भी लगाना पड़ता है, क्योंकि अध्ययन अलग-अलग प्रकार का होता है। ये कहते हैं कि केस स्टडी इसका एक उदाहरण है, ठीक है ना? केस स्टडी, 1 मिनट ठहरो भई। हाँ जी। अब क्या है केस स्टडी मेथड जानते हो? केस स्टडी किसका पार्ट है बताओ ज़रा? है ना? आप मेरे पास ऑनलाइन तो नहीं हो मेरे सामने, लेकिन अपने मन में सोच लिया, केस स्टडी कहाँ पर आता है? सबने मन में सोच लिया होगा। अब इसका राइट आंसर बता दूँ, देखो आप अपना आंसर ठीक है कि नहीं? केस स्टडी जो होता है, वो पर्सनैलिटी के टॉपिक के अंदर आता है। समझ में आ गया? जिन बच्चों को समझ में आ गया, उनकी साइको बढ़िया है, उनकी साइकोलॉजी बढ़िया है। पर्सनैलिटी के टॉपिक में हम लोग क्या करते हैं, हम बच्चों की केस स्टडी करते हैं। केस स्टडी को क्या बोलते हैं? जीवन वृत्त। क्या बोलते हैं? जीवन वृत्त विधि बोलते हैं। और ये किसने दी थी? ये भी बता दो। ये टाइडमैन ने दी थी। किसने दी थी भाई? टाइडमैन। केस स्टडी के अंदर क्या होता है? केस स्टडी के अंदर मान लो कोई बाल अपराधी है, कोई घर से भाग जाने वाले होते हैं, चोरी करने वाले, डकैती करने वाले, है ना? और इस तरह के जो क्रिमिनल टाइप के बच्चे होते हैं, जो होते हैं बड़े, तो आपने उसकी केस स्टडी करनी है कि ये क्रिमिनल बना कैसे। तो आप कैसे करोगे? आप उसके माता-पिता से मिलोगे, घर वालों से, रिश्तेदारों से, आस-पड़ोस के लोगों से, उसके स्कूल के अंदर जाकर पूछोगे कि क्या ये स्कूल के अंदर भी ऐसा ही था क्या? तो आप उसके केस की क्या करोगे? स्टडी करोगे। आप उस लड़के के केस की क्या करोगे? स्टडी करोगे। आपके पास एक केस आया, एक लड़का है, उसने क्या की है? उसने चोरी की है, उस लड़के ने। मान लो उस लड़के ने कहीं पर डाका डाला है, ठीक है ना? तो आप उसकी क्या करोगे? आप उसकी केस स्टडी करोगे। आप केस स्टडी कैसे करोगे? उसके पीछे की पूरी लाइफ है ना। मान लो वो लड़का 18 साल का है, 18 साल से पहले की जो लाइफ है, आप उसके बारे में जानोगे कि ये लड़का चोर बना कैसे? शुरुआत कहाँ से हुई थी? क्या कारण रहे? क्या घर में अत्यधिक गरीबी थी बहुत ज़्यादा? क्या इसके माता-पिता इसकी तरफ ध्यान नहीं देते? क्योंकि मैं आपको बताऊँगी कि पेरेंट्स होते हैं ना, वो 4 प्रकार के पेरेंट्स होते हैं, ठीक है? तो एक पेरेंट्स कैसे होते हैं, वो बिल्कुल मतलब ऐसे पेरेंट्स होते हैं, बच्चों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं। उनको ये ही नहीं पता कि उनका बच्चा कौन-सी क्लास में पढ़ता है, ठीक है? उनको कोई मतलब नहीं है उन बच्चों से। तो क्या वो ध्यान नहीं देते? जैसे आपने एक स्टोरी सुनी होगी ना सभी ने, कि लड़का अगर पेंसिल चोरी करके लाया तो उसकी माँ ने उसको डाँटा क्यों नहीं? अगर वो पेंसिल चोरी करके लाता है तो माँ का फर्ज है कि उससे पूछे पेंसिल आई कहाँ से? किसने दी? तेरे पास तो नहीं थी इतनी बड़ी पेंसिल, तेरे पास तो छोटी वाली थी। ये एक और पेंसिल कहाँ से आ गई? अगर आप बच्चे के ऊपर इस तरह से अ, उसको समझाते हो, डाँटते हो, फटकारते हो, हर काम करते हैं हम लोग बच्चे के लिए, तो वो बच्चा आगे जाके चोर नहीं बनेगा। अगर लड़के ने आपको पेंसिल दिखाई आपके बेटे ने और आपने कहा बड़ी सुंदर पेंसिल है, किसकी है? उसने कहा मेरे दोस्त की मैं लेके आया हूँ। आप कहोगे बहुत अच्छा, कल कोई रबड़ भी ले आना अगर तेरे को कोई बढ़िया-सा दिखाई दे। किसी की कॉपी है ना, ले लिया कर बेटा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये क्या है? आप तो उसको फिर गलत राह पे चला रहे हो। तो इसकी केस की स्टडी करनी है, ये इसका उदाहरण है।
ठीक है ना। जब केस स्टडी करते हैं तो हम ऐसे ही करते हैं कि भाई उसके पूरे पीछे का बायोडाटा खंगाला जाता है। और कई बार केस स्टडी कैसे करते हैं कि पहले बच्चे की, फिर बड़े की, पहले शैशवावस्था में, फिर बाल्यावस्था में, फिर किशोरावस्था में और फिर वयस्कावस्था में। ठीक है ना। इससे हमें क्या मिलती है, ज़्यादा जानकारी मिलती है। ठीक है। तो आपके सामने दो प्रकार का मैंने आपको करवाया। क्या करवाया मैंने, दो प्रकार का आपको ये अप्रोचेस करवाई डेवलपमेंटल की। अप्रोचेस क्या होती है, एक तो होती है क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का आपको पता चल गया, क्रॉस सेक्शनल का कि मतलब एक ही ग्रुप का अध्ययन किया जाता है और एक ही टाइम पर, और या एक ही अलग अलग लड़कों का एक ही टाइम पर अलग अलग सैंपल होते हैं, ये सस्ता होता है। और लॉन्गिट्यूडिनल क्या होता है, जिसके अंदर एक ही ग्रुप का लेकिन अलग अलग समय पर उनकी क्या है, स्टडी करवाई जाती है। जैसे आपको क्वेश्चन बनाकर दे देगा, आपको प्रश्न क्या बनाकर देगा, आपको ये बनाकर दे देगा कि राम नाम का एक लड़का है, तो वो 6 साल की उम्र के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था, बहुत ज़्यादा वो क्रोध आता था, लेकिन अब वो 10 साल का हो चुका है, अब इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करता, अब वो समझदार हो चुका है, वो हर बात को समझदारी से करता है। और जब वो 14 साल का हो चुका है, तो वो अपना बहुत मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहा है। तो वो किस प्रकार की उसकी स्टडी है, तो आप कहोगे ना कि ये तो लॉन्गिट्यूडिनल है भाई, एक ही लड़के पर लगातार हो रही है। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा बना देगा कि क्लास के अंदर 3 ग्रुप के बच्चे हैं, उनको टीचर ने स्कूल के अंदर एनुअल फंक्शन है और कोई काम दिया है और ये कहा है कि देखेंगे इस काम को बहुत अच्छी तरीके से कौन करता है, तो टीचर किस प्रकार की उनके ऊपर जो स्टडी कर रहा है, तो आप क्या कहोगे, उनके ऊपर क्रॉस सेक्शनल स्टडी कर रहा है। बस इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, आप एग्जाम में देखने के बाद इसको समझ जाओगे। ठीक है। तो क्लियर, ये तो आसान ही था, कुछ नहीं था इसके अंदर ऐसा खास, पर आपको ये बताना जरूरी था। उसके बाद देखो आगे हम करते हैं डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है ना। अब हम किसकी बात करते हैं, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के का हमने जान लिया, अब इसके डोमेन्स जानेंगे। डोमेन्स क्या होता है, कई बच्चे तो इन शब्दों को देखकर ही घबरा जाते हैं कि मैडम ये डोमेन क्या चक्कर है। डोमेन कह लो, एस्पेक्ट्स कह लो, एरिया कह लो, टाइप कह लो, आप इसको हिंदी में पक्ष बोल सकते हो, पक्ष। ठीक है ना। इसके एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं, एरिया क्या है, टाइप्स कौन कौन से हैं, या डोमेन क्या है। तो आपको ये बताना है कि विकास के जो पक्ष होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। क्या बताना है आपको कि विकास के जो पक्ष होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो देखो विकास के हमें विकास के बारे में तो पता ही है कि डेवलपमेंट क्या क्या होता है। तो विकास के यानी कि जो पक्ष हैं वो हमारे 5 आपके सिलेबस के अंदर दिए हुए हैं। एक तो होता है फिजिकल, एक तो क्या होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, एक होता है इंटेलेक्चुअल, मेंटल या कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एक एक करके करेंगे, आपको पता है। एक आपको इमोशनल करना है, एक आपको सोशल करना है, और एक आपको मोरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है। तो ये फिजिकल डेवलपमेंट क्या है, डोमेन्स यानी कि पक्ष विकास के होते हैं 5 प्रकार के, शारीरिक, मानसिक, नैतिक और ये संवेगात्मक और सामाजिक, 5 प्रकार के हैं। तो फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है भाई, फिजिकल डेवलपमेंट में बालक की ग्रोथ आती है यानी कि वृद्धि। एक बच्चा है जब वो पैदा होता है तो वो उसका जो भार होता है, एक बच्चा जब पैदा होगा तो उसका भार कितना होता है, जो लड़का होता है ना, लड़के का भार आपको मिलेगा 3 किलो 600 ग्राम, और जो लड़की पैदा होती है तो उसका भार होगा 3 किलो 400 ग्राम। ठीक है ना। तो ये लड़के और लड़की का भार होता है। और अगर मैं हाइट की बात करूं ना, ये तो भार की बात हो गई, अगर मैं लंबाई की बात करूं तो लगभग 19 से लेकर 20 इंच तक जो है वो बच्चा होता है, 19 से 20 इंच तक, बस, है ना। लड़का थोड़ा सा लंबा मिलेगा, लड़की थोड़ी सी कम मिलेगी जब वो जन्म लेंगे। और लड़का 3 किलो 600 ग्राम का। आप कहोगे ना जी हमारे घर में तो एक बच्चा पैदा हुआ वो तो 2.5 किलो का था। अब यूं तो बच्चा 2.5 किलो का भी हो सकता है, 3 किलो का भी, 3.5 का, 4 का भी हो सकता है। लेकिन जो औसत है ना, एवरेज आदर्श भार, वो 3 किलो 600 ग्राम है। और लड़की का आदर्श भार 3 किलो 400 ग्राम है। अगर लड़की 3 किलो 400 ग्राम से कम होगी तो वो अंडरवेट होगी, वो कमजोर है वो। और अगर ज्यादा होगी तो ओवरवेट है, सीधी सी बात है। तो अब ये बच्चे की ग्रोथ, अब धीरे धीरे बच्चे की ग्रोथ बढ़ती है, यानी कि 1 से लेकर 3 साल तक बच्चा तेजी से ग्रोथ करता है, शरीर यानी कि फिजिकल, है ना। फिजिकल डेवलपमेंट बहुत तेजी से होती है 1 से 3। फिर 3 से 6 साल तक थोड़ा मंदी पड़ जाती है फिजिकल, फिर मंदी पड़ जाती है, फिर बुद्धि का विकास तेजी से होता है, फिर दिमाग बढ़ने लग जाता है 3 से 6 साल की उम्र में। जैसे कई बार कहते हैं ना, आपस के अंदर महिलाएं बात करती हैं, भी देखो ये 3 साल का है और ये 5 साल का है, दोनों की हाइट सेम ही है भाई, ज्यादा अंतर तो नहीं है, 1-2 अंगल का फर्क है।
तो अरे फर्क 1-2 अंगल का ही होगा, क्योंकि 1 से 3 साल के बच्चे की तो तेजी से हाइट बढ़ गई और 3 से 6 साल तक धीरे 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 मध्यम मध्यम हो गई। फिर देखो, जब 6 से 9 साल तक का होगा तो एक बार फिर तेजी से आ जाएगी थोड़ी, फिर 9 से 12 साल तक फिर कमजोर हो जाएगी और 12 से 15 तक फिर तेज एकदम स्पीड पकड़ जाएगी। तो ये आपका फिजिकल डेवलपमेंट है, कभी तेज हो जाता है, कभी मंदा, फिर तेज, ये ग्रोथ है ना आपकी, कभी बढ़ जाती है, कभी धीमी, फिर बढ़ जाती है, फिर धीमी हो जाती है। हाँ, ये बात है कि 18 साल के बाद ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन लड़कों की 21 साल तक भी होती है, ऐसा माना जाता है। जो लड़के होते हैं ना, वो 21 साल तक भी बढ़ते रहते हैं। मैच्योरिटी ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, जो हमारे अंदर के बॉडी ऑर्गन्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स मतलब जैसे हमारा हार्ट है, किडनी है, लीवर है ना, जितने भी, ये छोटी आंत है, बड़ी आंत है। अब एक छोटे बच्चे के तो थोड़े ही होंगे भाई, एक बच्चा जो जन्म लेता है तो सारे पार्ट छोटे छोटे होंगे। जैसे जैसे वो किशोरावस्था तक, एडोलेसेंस तक पहुंच जाएगा, तो एडोलेसेंस के अंदर ये सारी चीजें बढ़ जाएंगी, है ना। तो बॉडी ऑर्गन्स है, ये बढ़ेंगे ना। मैंने आपको बताया नहीं था क्या कि बालक का जो हार्ट होता है वो बिल्कुल छोटा होता है, और हार्ट तक जो धमनियां रक्त लेकर आती है, वो धमनियां क्या होती हैं, वो बड़ी बड़ी होती हैं। धमनियां ज्यादा मात्रा में रक्त लेकर आती हैं और हार्ट को जल्दी 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 क्या करना पड़ता है, पंप करना पड़ता है। ये ज्यादा मात्रा के अंदर ब्लड लेकर आती है और उसको जल्दी जल्दी क्या करना पड़ता है, पंप करना पड़ता है। तो बालक का हार्ट होता है छोटा, धमनियां होती हैं बड़ी। 1 मिनट में बालक का हार्ट 140 बार धड़कता है, और हमारा कितनी बार धड़कता है अभी, 72 बार, 72 टाइम्स, यानी कि लगभग डबल धड़कता है। तो धीरे धीरे हार्ट बड़ा होगा भाई, हमेशा 140 बार थोड़ी ना धड़केगा, ये आप आगे सारी बात करेंगे, मैं आपको बता भी चुकी हूँ। ग्रोथ ऑफ द ब्रेन, अरे ब्रेन बढ़ता है। जो ब्रेन, देखो, एक तो ब्रेन वो बढ़ेगा कि सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी, ज्ञान बढ़ जाएगा, अनुभव बढ़ जाएगा। एक ब्रेन मतलब जो ब्रेन के अंदर जितने भी हमारे अंदर जो है ना, हड्डियां, मांसपेशियां, जो भी कुछ है, वो सारी बड़ी हो जाएंगी, बालक की इंटेलिजेंस बढ़ जाएगी, है ना। उसके बाद देखो, इंटेलेक्चुअल या मेंटल या कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक प्रकार का ये है। अभी तो मैं आपको मोटा मोटा करवा रही हूँ, कहीं सोचो बस इतना ही है क्या मैडम, है ना। तो उसके बाद देखो, 1 मिनट, हाँ जी। तो अब मैं क्या कह रही हूँ आपको कि बालक का जो इंटेलेक्चुअल है, मेंटल है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, ये दूसरे प्रकार का डेवलपमेंट है। पहला फिजिकल था, फिजिकल पूरा थोड़ी ना हुआ है, थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ आपको, मोटा मोटा आइडिया सा। उसके बाद जो बारीकी से मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो देखो, द कॉग्निटिव एबिलिटीज आर द स्किल्स एंड एबिलिटीज दैट मेक अस ह्यूमन। कहते हैं जो संज्ञानात्मक जो एबिलिटीज होती हैं, जो बुद्धि की जो योग्यताएं हैं, और आर द स्किल्स, वो स्किल्स होती हैं, एंड एबिलिटीज, वो योग्यताएं होती हैं जो हमें ह्यूमन बनाती है ना। अब एक पशु है, पशु के अंदर मानसिक क्षमता थोड़ी ना होती है। क्या पशु वो सारे काम कर लेगा जैसे हम लोग बुद्धि से करते हैं? हम लोग तो बुद्धि से अनेकों काम करते हैं। हम लोग तो सोच सकते हैं, समस्या का समाधान कर सकते हैं, हम तर्क दे सकते हैं, हम कल्पना कर सकते हैं, हम चीज़ों को याद रख सकते हैं, प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, हम किसी बात के ऊपर ध्यान कर सकते हैं, हम अपने दिमाग के अंदर कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, है ना। हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी बात को जनरलाइज कर सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज कर सकते हैं, है ना। तो क्या पशु ऐसा कर लेगा? पशु तो नहीं कर सकता ना। तो यही हमें एक आदमी ह्यूमन बनाती है, ये जो एबिलिटीज होती हैं, यानी कि हमारे अंदर जो थिंकिंग है, रीजनिंग है, इमेजिनेशन है, मेमोरी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, अटेंशन, कॉन्सेप्ट्स, प्रिसेप्शंस, जनरलाइजेशन, ये क्या करती है, ये हमारे अंदर को, हम अपने को ह्यूमन बीइंग बनाती है। ये जो हमारे सोचने का तरीका है, जो हमारी बुद्धि है, हमारी बुद्धि के अंदर हम सोच सकते हैं, हम तर्क कर सकते हैं। अगर कोई बात हमें गलत लगती है ना, हम तर्क वितर्क कर सकते हैं। हम लोग नई नई बातों को सोच सकते हैं, हम अपनी पुरानी यादों के अनुसार नई ज्ञान को सीख सकते हैं। आप लोग नया ज्ञान कैसे सीखोगे? पूर्व ज्ञान के आधार पर। आप पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ कनेक्ट कर लेते हो और नया ज्ञान भी सीख लेते हो, ठीक है ना। तो आप क्या कह सकते हो कि दे आर द बेसिस ऑफ आवर लर्निंग। आप ये कह सकते हो कि ये जो जितनी योग्यताएं हैं, ये सब क्या हैं? दे आर द बेसिस ऑफ आवर लर्निंग। ये सब हमारी लर्निंग की क्या है? बेस हैं, ठीक है ना। और लैंग्वेज दिमाग के लेफ्ट साइड में होती है, ये बात याद रखने का। एग्जाम के अंदर बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि जो लैंग्वेज है वो दिमाग के कौन से साइड में होती है। आप भाषा सीखते हो ना, आप भाषा सीखते हो। अच्छा, एक क्वेश्चन का जवाब आप बताओ क्या होगा? अगर आपसे ये पूछ ले एग्जाम के अंदर कि जो भाषा है, भाषा सबसे ज्यादा कौन सी उम्र में सीख सकते हैं?
जैसे कई लोग होते हैं ना, वो मल्टी लैंग्वेज सीख लेते हैं। वो कहते हैं जी हमें हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, और हमें तो फ्रेंच भी आती है, कोई कहता है मुझे जर्मनी भाषा भी आती है, कोई कहेगा मुझे फलानी भाषा भी आती है। तो ये इतनी सारी भाषाएं जो हम सीखते हैं, ये कौन सी उम्र में? सोच लिया जवाब? इसका जवाब होगा बाल्यावस्था। मिला लेना अपने जवाब को मेरे जवाब के साथ, क्योंकि अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन होते तो मैं आपसे पूछती। बाल्यावस्था के अंदर, यानी कि जब एक बच्चा चाइल्डहुड के अंदर होता है, चाइल्डहुड में, तो वो सबसे ज्यादा लैंग्वेज को सीख सकता है। ठीक है, ये कहता है कि जो लैंग्वेज होती है वो दिमाग के लेफ्ट साइड में होती है हमेशा। लैंग्वेज दिमाग के कहाँ होगी? लेफ्ट साइड के अंदर होगी। ठीक है, जिसे लॉजिकल ब्रेन बोलते हैं। दिमाग का जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड कौन सा होगा? कौन सा होगा? अरे जो लेफ्ट हाथ है वही लेफ्ट साइड, तो इसको क्या बोलते हैं? लॉजिकल ब्रेन बोलते हैं। उसके बाद है इमोशनल। अब हम आ गए जी तीसरे डेवलपमेंट के ऊपर। ये कौन सा? इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि संवेगिक डेवलपमेंट, जो संवेगिक विकास है। हम इन्हें अपने अनुभव के माध्यम से सीखते हैं। एक जो छोटा बच्चा होता है ना, उसके रोने का तरीका कुछ अलग होता है, खुश होने का तरीका अलग है, उस बच्चे के हंसने का तरीका कुछ अलग है, उस बच्चे का रूठने का तरीका कुछ अलग है, और हमारा तरीका कुछ अलग है। तो हम अनुभव के माध्यम से क्या सीखते हैं? हमारे इमोशंस आते हैं। हमारे इमोशंस जो है ना, वो डे बाय डे निखरते हैं। हमारे जो इमोशंस है वो डे बाय डे क्या करते हैं? निखरते हैं। हम लोगों के खुश होने का तरीका अलग है, बच्चे के खुश होने का तरीका अलग है। हमारे डरने का तरीका अलग है, बच्चे के डरने का तरीका अलग है। जब एक छोटा बच्चा होता है, जोरदार आवाज की जाती है, जोर से चीख मारता है, जोर जोर से रोता है, 1 घंटे तक चुप ही नहीं होता। हम लोग उसको अपने वैसे ऐसे यूं लगा लेते हैं, वैसे अपने सीने के, कहते हैं डर गया भाई, ये तो डर गया भाई। क्या हम लोग भी ऐसे डरते हैं क्या? हम तो ऐसे नहीं डरते। हम लोग ऐसे थोड़ी ना डरते हैं जैसे छोटा बच्चा डरता है ना? तो हमारे जो संवेग है वो छोटे बच्चे से अलग है। हम लोग जब हंसते हैं ना, अगर बहुत बड़ी बात होती है तभी हम जोर से हंसते हैं, तो हमारा जो हंस है, यानी कि जो हंसना है, वो छोटे बच्चे से अलग है। छोटे बच्चे को अगर आप यूं कह दोगे ना अच्छी, इतने में जोर जोर से हंसने लग जाता है, क्योंकि संवेगों पर नियंत्रण नहीं है। अब हमारे सामने कोई ये कहेगा अच्छी, तो हम कोई हंसेंगे थोड़ी ना, हम कहेंगे कोई हंसने की क्या बात है, लेकिन बच्चा तो हंसता है, क्योंकि बच्चों के जो संवेग होते हैं वो परिपक्व नहीं होते। बच्चों के संवेग जो है वो मैच्योर नहीं होते भाई। आई बात समझ में? बच्चों के अंदर संवेगात्मक, यानी कि जो इमोशनल जो मैच्योरिटी है, वो बच्चों के अंदर नहीं होती। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था भी, अगर अपने को कोई गलत बात कहे तो क्या आप उसको गाली देने लग जाएंगे? क्या उसको टक्कर मारेंगे जाके, है ना? उसको थप्पड़ चट्टू हो जाएंगे कि उसके साथ? नहीं होंगे, क्योंकि हम कहेंगे अरे ये तुम क्या कर रहे हो, तुम तो मूर्ख हो। उनको समझाएंगे हम लोग। तो ये कहता है कि अगर हमारे अंदर हमारे जो संवेग होते हैं, जो इमोशंस होते हैं, उनको अगर हम लोग कंट्रोल ना करें, अगर उन संवेगों को हम लोग कंट्रोल ना करें, तो बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल में लाना मुश्किल हो जाएगा। बहुत सी चीज़ें जो है ना वो कंट्रोल में नहीं आएंगी। हमारे सामने कोई गलत बात कहता है, अब मुझे गुस्सा तो बहुत आता है, उसके बाद जी तो ऐसा करता है, उसके मुंह ही मुंह पे मारूं 2-4, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी ना, क्योंकि मेरे को कंट्रोल है अपने संवेगों के ऊपर। और अगर मैं अपने संवेगों पर कंट्रोल नहीं करती तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी लाइफ के अंदर, हो जाती है ना, बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, फिर तो दुनिया का रूप ही कुछ और हो जाएगा। हम लोग अपने संवेगों पर क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। ठीक है ना? अगर हमारे अगर हमारे अंदर संवेगात्मक विकास नहीं होता तो बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल में लाना मुश्किल हो जाएगा। तो जो ये संवेग होते हैं, है ना, संवेग जो होते हैं उनको कंट्रोल करना जरूरी है। उसके बाद देखो, ये इसके अंदर गलत लिखा गया, राइट ब्रेन। ये जो संवेग होते हैं ना वो यहाँ लिख लेना भी, जब आपको ये पीडीएफ मिलेगी ना, यहाँ लिख लेना कि जो हमारे संवेग होते हैं ये हमारे राइट ब्रेन में होते हैं। ये मेरे से गलती से लिखा गया, ठीक है ना? कोई बात नहीं बच्चों, जब आपको मैंने बता दिया, आप जब पढ़ोगे ना तो इसके नीचे यहाँ लिख लेना कि संवेग हमारे राइट ब्रेन में होते हैं, और जो लैंग्वेज है वो किसके अंदर होती है? वो लेफ्ट साइड में, संवेग राइट साइड में होते हैं। ठीक है भाई, क्लियर बात? चलो जी, उसके बाद करते हैं जी आगे बात। हाँ जी, अब हम आगे बात करते हैं मोरल डेवलपमेंट की। आगे किसके बारे में बात करते हैं? मोरल डेवलपमेंट की। तो मोरल क्या होता है? मोरल, नैतिक। ये देखो भाई, हमारे कुछ मोरल वैल्यूज होते हैं। हमारे मोरल वैल्यूज क्या है कि हम बड़ों का आदर करते हैं, है ना? कोई भी बड़ा है, हमसे उम्र में बड़ा है, तो उसका हम लोग सम्मान करते हैं, ये हमारी मोरल वैल्यूज है। ठीक है ना? हम लोग छोटों से प्यार करते हैं, जो हमसे छोटे हैं ना, तो
छोटों से हम लोग क्या करते हैं, प्यार स्नेह का भाव रखते हैं, कोई नहीं छोटा है, करते हैं ना घर पे, अरे इस तेरे भाई को दे देना ये चीज़, कोई नहीं तेरे से छोटा है, फिर भी हम भी सोचते हैं कोई नहीं तेरा छोटा भाई है, छोटी बहन है, इसकी मदद कर, इसको करना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि हम झूठ ना बोले, ये मोरल वैल्यूज है। हम चाहते हैं कि हम चोरी ना करें, अरे ये मोरल वैल्यूज है, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, ठीक है ना, सबके साथ प्यार से रहें, ये अपनी मोरल वैल्यूज है ना। हम किसी को धोखा ना दें, ये अपनी मोरलिटी में आता है। जैसे कोई कह देना कि आपा इसकी ये चीज उठा ले, अरे नहीं भाई अच्छी बात नहीं है, भी मैं तो इसको अच्छा नहीं समझता, गलत बात है किसी की चीज उठाना। क्यों? क्योंकि ये मेरे मोरल वैल्यूज नहीं है, ये मोरल वैल्यूज में नहीं आता ये, ठीक है ना। तो ये सही और गलत से संबंधित है, यानी कि विवेक और मूल्यों का विकसित होना, ये मोरल डेवलपमेंट होता है कि जब हमें सही और गलत का पता चल जाए, है ना। अब जो कोहलबर्ग ने मोरल वैल्यूज के बारे में बताया था, कोहलबर्ग बताते हैं मोरल डेवलपमेंट के बारे में सबसे ज्यादा एग्जाम में इन्हीं का आता है। कोहलबर्ग क्या बताते हैं कि जब एक बच्चा छोटा होता है, यानी कि वो 0 से लेकर 6 साल तक का बच्चा होता है, बच्चे के अंदर मोरल वैल्यूज नहीं होती। जैसे घर पे मान लो 4 आपने चॉकलेट ला के रखी है, तो बच्चा तो चारों खा जाएगा, लेकिन उसके अंदर क्यों मोरल वैल्यूज नहीं है, वो तो चारों खा जाएगा। आप उसको कहोगे कि तू तेरे भाई को दे दे या तेरी बहन को दे देगा, वो तो जमा भी नहीं देगा, ना तो भाई को देगा और ना बहन को देगा। लेकिन उसको ये पता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया, मैं चारों ही चॉकलेट अकेला खा गया, तो मेरी मम्मी मुझको मारेगी, उसको ये उस बात का पता है, मेरी मम्मी मारेगी मेरे को, और मेरे को ऐसा नहीं करना कि चारों चॉकलेट मैं खुद खा जाऊं, तो मुझे शेयर करके खानी पड़ेगी। तो ये उसके लिए एक मजबूरी है। 0 से 6 साल का जो बच्चा होता है, वो मोरल यानी कि नैतिकता का पालन क्यों करता है, या तो क्या करने के लिए, पुरस्कार पाने के लिए, या सजा से, दंड से बचने के लिए। उसकी मम्मी कहती है कि बेटा तू ये काम कर ले, तू अपना होमवर्क कर ले, मैं तेरे को एक टॉफी दूंगी, तो वो होमवर्क कर लेगा, है ना। उसकी मम्मी कहती है कि अपने छोटे भाई को अपने साथ खिला ले, फिर मैं तेरे को पार्क में लेके जाऊंगी, वो खिला लेगा। या फिर उसकी मम्मी कहती है कि या तो तू ये काम कर ले, नहीं तेरे के मुंह पे मारूंगी मैं 2 थप्पड़, तो वो सजा से बचने के लिए कर लेता है। उसकी मम्मी कहती है ये चारों चॉकलेट तूने नहीं खानी, इसमें से तेरे भाई को भी दे दे 2 चॉकलेट, नहीं तो तेरे को थप्पड़ पड़ेंगे अब, तो वो दे देगा। भाई या तो वो क्या करने के लिए, वो आज्ञा का पालन करने के लिए नैतिकता का पालन करता है, या फिर वो दंड से, सजा से बचने के लिए नैतिकता का पालन करता है। उसको पनिशमेंट से बचना है, उसको पनिशमेंट नहीं चाहिए। वो कहता है ना जी, मेरे को तो ये काम करना ही पड़ेगा क्योंकि मेरी मम्मी मुझे मारेगी, तो इसका मोरल डेवलपमेंट उसके अंदर नहीं है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बाल्यावस्था के अंदर आता है, तो बच्चे को कुछ कुछ नैतिकता की समझ आने लग जाती है। अब अगर बच्चा घर में कोई बड़ा आएगा, जैसे कोई रिश्तेदार, बच्चे की बुआ आ गई, मौसी आ गई, बच्चे का कोई भी रिश्तेदार आ गया, तो बच्चा उनसे नमस्ते भी करता है, ठीक है ना। बच्चा क्या करता है, उसके सामने अच्छे तरीके से पेश भी आता है, वो अब चीज़ें भी शेयर करके खा रहा है, तो उसके अंदर क्या आ गई, अब थोड़ा थोड़ा उसको मोरलिटी को समझने लग गया है, मोरलिटी को। लेकिन जब वो किशोर हो जाता है, तो उसके अंदर मोरल वैल्यूज अच्छी तरह से आ जाती है। जो बचपन में हमें नैतिकता सिखाई जाती है, उसका प्रभाव बालक के ऊपर सारी उम्र पड़ता है। अगर हम बच्चे को नैतिकता नहीं सिखाएंगे, तो बच्चा कभी नैतिक नहीं बनेगा। आपका बच्चा आपके सामने झूठ बोल रहा है, आप उसको कुछ नहीं कह रहे, आप कह रहे हो कोई नहीं बच्चा है, कोई नहीं बच्चा है, समझ जाएगा। और वो बच्चा 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 करते करते एक दिन आपके यहाँ बैठ जाता है, और वो उसको ये गलती नहीं लगता झूठ बोलना, उसको लगता है झूठ बोलना कोई गलत बात थोड़ी ना है, मैं तो बचपन से बोल रहा हूँ। आपका बच्चा आपके सामने चोरी करके लाया स्कूल से, और आप उसको कुछ कह ही नहीं रहे, तो फिर बच्चे के अंदर मोरलिटी कहाँ से आएगी, है ना। उसके बाद देखो, ये सारी की सारी क्या है, ये सारी की सारी इंटर रिलेटेड हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, उसके बाद आपकी कौन सी हो गई, सामाजिक, सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट के बारे में हमने नहीं पढ़ा ना, छोड़ गए बीच में। सोशल क्या होती है, समाज के साथ घुलना मिलना। जब एक बच्चा जन्म लेता है, तो बच्चा ना तो सामाजिक होता और ना ही असामाजिक, क्योंकि बच्चे का समाज उसका परिवार है, उसकी माँ, उसके जो माता पिता है, उसका पहला समाज है। लेकिन जब बच्चा 2 साल का या 2.5 साल का हो जाता है, तो धीरे धीरे बच्चा क्या करता है, आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट करता है। बच्चे को समाजीकरण का नहीं पता, समाजीकरण क्या होता है, सोशलाइजेशन क्या होता है। आपके ये एक टॉपिक है सोशलाइजेशन आपका, ठीक है ना। तो सोशलाइजेशन क्या होता है, बच्चे को नहीं पता। सही मायनों में, सही अर्थों में बच्चे की समाजीकरण की शुरुआत कब होती है, जब बच्चा स्कूल में जाता है।
जब बच्चा फॉर्मल एजुकेशन लेने के लिए स्कूल में जाता है तो बच्चा पूरे ताम झाम के साथ जाएगा, टाई बेल्ट है ना, और जूते मोजे, अपना बैग टिफिन बोतल लेकर पूरे ताम झाम के साथ जब वो स्कूल के अंदर जाता है तो वहाँ पर बच्चे की सोशलाइजेशन की शुरुआत होती है। अलग अलग प्रकार के बच्चे उसको मिलते हैं, वहाँ पर अलग अलग प्रकार के टीचर्स हैं उसके पास, वहाँ से बच्चे की सही मायनों में सामाजिकरण की शुरुआत होती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, अरस्तु ने कहा था, है ना, कि जो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के बगैर हमारा अस्तित्व नहीं है। जो समाज से परे है या तो वो देवता है या वो पशु है ना। हम लोग एक ह्यूमन बीइंग है, हम लोग सामाजिक हैं और धीरे धीरे सामाजिकरण हमारा आगे बढ़ता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। ठीक है, तो इनके बारे में डिटेल में तो हम लोग बाद में ही बात करेंगे। खैर अभी तो मैं आपको थोड़ी यहाँ पर मैंने आपको मोटा मोटा समझाया है। ठीक है, तो फिर आगे हम लोग बात करेंगे कि बच्चे की क्या क्या जो है इस प्रकार से ये जो डेवलपमेंट है ये आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।